नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर पर। मित्रों, आज की वीडियो है आर्यों के इतिहास सीरीज की 20,000 वर्ष पुरानी वैदिक सिविलाइजेशन से अशोकन अंपायर पर्यंत जो सत्य इतिहास है। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के बाद कोई भी वैदिक सनातन इतिहास पर कोई प्रश्न नहीं कर सकेगा, क्योंकि आज इस समस्त भ्रांतियों का निवारण होने वाला है। आज हम प्रमाण साक्ष्य तथ्यों के आधार पर वेद मत को अत्यंत प्राचीन और उस पर उठ रहे समस्त आक्षेपों के उत्तर इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम आपको आर्यवर्त के इतिहास की एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बाद आप हड़प्पा, मेसोपोटामिया, इन सारी सिविलाइजेशंस को प्राचीन मानना छोड़ चुके होंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आर्यवर्त की ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी विद रिसर्च पेपर और इतिहास एवं साइंटिफिक एविडेंसेस से सिद्ध करने वाले हैं। मित्रों, आज आप आर्यवर्त के इतिहास की एक ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जिसे जानकर आपका सीना भी गर्व से फूल जाएगा। तो आइए जानते हैं आर्यवर्त का इतिहास। मित्रों, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम पुम्पुहार है और ये चोल डायनेस्टी के काल में बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था। आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे कि चोल राजाओं ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर अपना एम्पायर फैलाया था और उनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी आर्मी थी, नौसेना थी। चोल राजाओं के पास नौसेना बहुत पहले से था और उनकी पोर्ट सिटी पुम्पुहार में थी। आज रिसर्चर्स ने इसी पुम्पुहार के समुद्र में डूबी एक अत्यंत एंशिएंट पोर्ट सिटी खोज निकाली है, अर्थात चोल राजाओं से भी पूर्व से ये हमारे भारत की पोर्ट सिटी रही है। यानी ये समझ में आता है कि चोल राजाओं ने परंपरा से यहाँ पर बंदरगाह को चलाया था और वो कितनी प्राचीन है इसके लिए हम रिसर्च पेपर में देखते हैं। तो ये आर्टिकल एक पीयर रिव्यूड आर्टिकल है, कई सारे जर्नल में छप चुकी है। डिटेक्शन ऑफ सबमर्ज्ड हार्बर यूजिंग GEBCO एंड MBS डेटा इन द ऑफशोर रीजन ऑफ एंशिएंट पोर्ट सिटी पुम्पुहार, साउथ इंडिया। तो आइए पढ़ते हैं इस रिसर्च पेपर में क्या लिखा है। सिमिलर टू सेवरल एंशिएंट कोस्टल पोर्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू हैड अ नंबर ऑफ देम। द पुम्पुहार इज वन सच पोर्ट सिटी एस्टैब्लिश्ड एट द माउथ ऑफ रिवर कावेरी बाय द चोल डायनेस्टी 2000 years ago, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर एंड हिस्ट्री। ये जो पुम्पुहार पोर्ट सिटी है जो कि कावेरी रिवर के मुख पर ही स्थित है और इसका लिटरेचर और हिस्टोरिकल कथा मिलता है चोल डायनेस्टी से, जो कि 2000 पूर्व के थे। However, while later archaeological studies indicate its spread 20 kilometer along the coast and up to 8 kilometer inside the Bay of Bengal Sea, जो इसके राइट साइड में बे ऑफ बंगाल सी है, वहाँ पर 20 किलोमीटर फैला हुआ और 8 किलोमीटर इनसाइड द बे ऑफ बंगाल सी, द recent studies indicated its initial establishment over one of the Kaveri's oldest deltas of 11,000 to 15,000 year old at 30 kilometer inside sea and the later shift to the present location। अर्थात जो भी चोल डायनेस्टी और ये जो पोर्ट सिटी मिल रही है, जैसा भी इसका इतिहास है, ये इस्टेब्लिशमेंट इससे भी पूर्व 15,000 से 11,000 वर्ष पूर्व की एक पोर्ट सिटी थी जिसके ऊपर ये परंपरा से सी पोर्ट चलाया जा रहा था। नाउ द GEBCO 2019 and MBES based present study revealed the presence of a harbor and related structures in the above delta resembling 6,000 to 2,000 year old harbors of the world and the knowledge of the people in construction technology and marine environment। फिर इसके आगे लिखा है all over the world there are many ancient coastal cities। इसका इतिहास मिलता है and these cities established during 1,000 to 8,000 years before present have been the vacation homes for the rich and the ancient harbors and some were well planned। अर्थात ये जो भी पोर्ट सिटीज मिले हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1000 से 8000 वर्ष पुराने ही मिले हैं। और इसके आगे लिखा है ओविंग टू द ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन बोथ इन इट्स ईस्ट एंड वेस्ट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू वाज बिस्टोर्ड विद अ नंबर ऑफ एंशिएंट पोर्ट्स एंड कोस्टल सिटीज। भारत में बहुत सारे कोस्ट सिटीज थे और ये बंदरगाह हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पर बने हुए थे प्राचीन काल से। Among these 4,000 to 5,000 years old Dwarka on the west coast
पश्चिमी तट पर जो कृष्ण भगवान की द्वारिका है वो बहुत लंबी कोस्ट लाइन थी महाभारत काल के दौरान। एंड 2000 year old पूंपुहार on the east coast of India have remained the leading coastal cities of mythological and maritime importance। और अभी तक यही माना जाता है कि जो भारत की पूर्वी तट थी वहाँ भी बंदरगाह थे जो कि चोल डायनेस्टी की 2000 वर्ष पुराना पूंपुहार पर स्थित था, जैसा कि ऐतिहासिक हमें पढ़ने मिलता है। देन अकॉर्डिंग टू द तमिलियन संगम लिटरेचर, जो तमिल साइड में संगम लिटरेचर है जो कि 300 BC से 300 AD की उसकी डेटिंग है, दिस फ्लोरिशिंग पोर्ट सिटी ऑफ पूंपुहार हैविंग ट्रेड लिंक्स विद सेवरल फार फ्लंग कंट्रीज। यानी ये कहता है संगम लिटरेचर जो कि 300 BC का है कि इस पोर्ट सिटी पूंपुहार से अनेक ट्रेड हुआ करते थे दूसरे कंट्रीज तक। Was established around 2000 years ago by the Chol dynasty at the mouth of river Kaveri along the east coast of Tamil Nadu, India। जो लोग कहते हैं कि द्रविड़ अलग संस्कृति है, ऐसा संगम ग्रंथों में कहीं पर नहीं मिलता कि द्रविड़ आर्य संस्कृति से अलग है या वैदिक संस्कृति से अलग है। समस्त संगम ग्रंथों में कृष्ण, शिव, कार्तिकेय इत्यादि हमारे ही देवों को पूजने की और परंपराएं आई हैं। इससे भी सिद्ध है कि इनसे पूर्व के जो भी मिलते हैं वो आर्य और वेद संस्कृति के प्रमाण हैं। अब ये देखिए साउथ से 1st century AD में यदु और यादवास क्लैन जिनसे यदु वंश चला उनका यहाँ पर शिलालेखों में वर्णन मिलता है। अर्थात द्रविड़ कोई अलग संस्कृति नहीं, वो भी आर्यों की ही संस्कृति है। ये देखिए पुनर्नारु में यज्ञ का उल्लेख, ये देखिए यहाँ पर संगम लिटरेचर में स्पष्ट रूप से वेद और वैदिक मान्यताओं का पूरा प्रमाण, इनके प्रत्येक ग्रंथ में वेद इत्यादि मान्यताएं का प्रमाण मिलता है। इससे भी सिद्ध है कि इनसे पूर्व आर्य लोग ही यहाँ पर रहते थे, यही मान्यताएं चलती थी और उनके ग्रंथों में भी वही आया है। और ये जो द्रविड़ लोग चला रहे हैं वो खुद आर्य संस्कृति है, वो खुद आर्य संस्कृति के भाग है। उनके समस्त राजा महाराजाओं के शिलालेखों में भी यही वर्णन मिलता है। कोई प्रमाण इनके पास नहीं है जो तमिल और द्रविड़ को आर्य संस्कृति से भिन्न करके दिखा सके। संगम ग्रंथों में तो भर भर के वेद इत्यादि का वर्णन मिलता है। अब स्क्रीन पर देखते चलिए। अब ये देखिए मित्रों, रामायण का प्रमाण, इसमें स्पष्ट रूप से चोल, पौंड्र, आंध्र, पांड्या इत्यादि देशों का वर्णन आया है। अर्थात ये स्थानवाची जो नाम है वो अत्यंत प्राचीन रामायण काल से यही नाम आ रहे हैं। जैसे अयोध्या आ गया, वैसे ये चोल, पांड्या इत्यादि जो राज्य हुआ करते थे, देशों के नाम थे, ये सारी की सारी आर्य सभ्यता और वैदिक संस्कृति का प्रमाण है। अभी हमने सारे के सारे संगम ग्रंथों से प्रमाण देख लिए और चोल डायनेस्टी का जो रिसर्च पेपर में नाम आया है, अब हम चोल डायनेस्टी को भी वैदिक सिद्ध करते हैं। एक पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास VD महाजन की। यहाँ पर चोल लोगों का हिस्ट्री बताया। चोल जो है उस स्थानवाचक नाम है, अभी हमने रामायण में देखा। इन लोगों ने यहाँ पर एक वैदिक महाविद्यालय यानी गुरुकुल भी चलाया था। आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये वैदिक सभ्यता का प्रमाण है, यानी 20,000 साल की जो भी यहाँ पे मिल रही है वो सब के सब वैदिक लोगों की है। आर्य लोगों का सबसे पुराना सिविलाइजेशन पोर्ट सिटी का प्रमाण है। चोल डायनेस्टी का पूरा जितना भी इतिहास मिलता है वो केवल और केवल वैदिक संस्कृति को डिनोट करता है। और इनके इतिहास में जो भी नौसेना या बंदरगाह इत्यादि मिल रहे हैं वो ये स्वयं पहले आविष्कारक नहीं थे। ये 20,000 वर्ष से चली आ रही द्वापर काल से इस पर जो नौसेना अभियान चलता था, ये देखिए इनके इतिहास में नौसेना थी इनके पास। ये जो बंदरगाह है ये स्पेशली नौसेना और नावों से युद्ध करने के लिए था और ट्रेड के लिए भी माना जा सकता है। चोल डायनेस्टी का जो इतिहास है उसमें ये मेनली जो चोल राजा हैं वो स्वयं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। इसका इतिहास आप VD महाजन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। However, around AD 1000 it seems to have suddenly vanished from the maritime history of the world। 1000 AD पर ये धीरे धीरे लुप्त होने लगा और ये जो हमारा सबसे प्रमुख पूर्वी तट पर स्थित ये बंदरगाह थे वो लुप्त हो गए। परंतु ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका वर्णन सदा से दर्ज था। लोग जानते थे कि पूंपुहार एक प्राचीन काल का ईस्ट साइड में एक पोर्ट सिटी है, भारत का एक प्रमुख पोर्ट सिटी था, जिसका कि वर्णन अनेक संगम लिटरेचर में मिलता है। एक्सहॉस्टिव नरेशंस ऑन पूंपुहार हैव बीन मेड इन द संगम लिटरेचर पुराणनूरू, अगननूरू, नत्रिनाई, चीलपत्तिकरम, मणिमगलाई एंड पट्टीनपलाई। ये सारे संगम ग्रंथ है तमिल साइड के। अकॉर्डिंग टू पट्टीनपलाई
Pumpuhar was a well-planned city with buildings of divergent architecture reflecting different culture and civilization, social clusters of nativity, and also hybrid culture due to intercontinental trade links. संगम ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बहुत अच्छी वेल प्लान सिटी थी, अच्छा खासा इसका आर्किटेक्चर था और सिविलाइजेशन थी, और यहाँ से दूसरे देशों तक ट्रेड लिंक्स भी थे हमारे। जैसा कि बाद में शोध करने के बाद यहाँ पर मिला भी पुम्पुहार एक पोर्ट सिटी था, यानी इस इतिहास ग्रंथ की बात सही निकली। फिर आगे लिखा है डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस हैव बीन कैरिड आउट ऑन बोथ लैंड एंड सी which revealed that Pumpuhar is extended 20 km from Kadaikadu in the north to Tarangambadi in the south along the coast and 3-4 km in the landward side in the west। यानी इतना क्षेत्र जो है पोर्ट सिटी के अंदर मिल रहा है आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस में। ये रिसेंट स्टडी हम आपको बता रहे हैं। हम अपने इतिहास को जानते ही नहीं है। कोई भी आकर आपको कह देता है कि यहाँ के लोग कोई सभ्य नहीं थे, इनकी कोई सभ्यता प्राचीन नहीं है, कोई आर्किटेक्चर का नॉलेज नहीं, कोई पोर्ट सिटी तो बनाने की दूर। जिस प्रकार से यूरोप में भूखे नंगे घूमते थे, उसी प्रकार से भारत के भी लोग अनसिविलाइज्ड थे। तो ये रिसेंट शोध में ये मिल चुका है कि 15 हजार वर्ष पूर्व भी यहाँ पर पोर्ट सिटी हुआ करते थे। आर्किटेक्चर इसकी एकदम एडवांस्ड मिलती है और वेल प्लान्ड यहाँ पर पोर्ट सिटीज थे। और पोर्ट सिटीज है तो फिर शिक्षा व्यवस्था भी थी, वैदिक आर्य सभ्यता थी। जो लोग बोलते हैं कागज की खोज, पांडुलिपि की खोज, ये सब बहुत बाद में, पहले के लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हम पूछना चाहते हैं बिना गणित के ज्ञान के या शिक्षा व्यवस्था होने के, शिल्प विद्या के बिना ज्ञान के और बिना प्लान बनाए क्या कोई भी आर्किटेक्चर संभव होती है? क्या कोई भी प्लान्ड सिटी संभव हो सकती है? इतनी सी भी बुद्धि इन लोगों को नहीं है। यहाँ पर यह सिद्ध हो रहा है कि 15 हजार वर्ष पूर्व भी आर्य सभ्यता, यहाँ पर शिक्षित आर्य सभ्यता हमारे भारत से उसके प्रमाण मिल रहे हैं, जिसका कि प्रचार प्रसार हो ही नहीं रहा है और सबसे ये बात छिपाई जा रही है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया से भी पूर्व की यहाँ पर पोर्ट सिटीज अवेलेबल मिल रही है। यदि भारत में और खुदाई की जाए तो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमारे आर्यवर्त भूमि पर मिलेंगे। तो दर्शकों, आप विचार कर सकते हैं कि उस समय पर हमारे आर्यवर्त की शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की थी। यहाँ पर नाव, नाविक, पोर्ट सिटीज, हार्बर, समस्त ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत स्तर का था। इसका आप अनुमान ही लगाइए कि वे लोग कितने विकसित सभ्यता वाले होंगे। तो इस रिसर्च पेपर से भी यही बताया जा रहा है और आप समझ गए होंगे कि वे लोग सभ्य थे, शिक्षित थे और कंस्ट्रक्शन, गणित, ज्योतिष विज्ञान और कोस्टल रीजन से किस प्रकार से व्यापार किया जाता है, सेना स्थापित की, नेवी, ये सब के भी स्पष्ट संकेत इस प्रमाण से मिल रहा है। In the seaward side, Pumpuhar has extended up to 8 to 25 meter water depth and 8 km from the present coast in the Bay of Bengal. The scattered remains found during these explorations were worms in Melayur. तो आगे देखिए, recent studies carried out using the ocean bathymetry data derived from GEBCO, General Bathymetric Chart of the Oceans data, and the past sea levels have indicated that the shoreline of 20,000 years before present was 20 to 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे पुम्पुहार कोस्ट। ये डायग्राम देखिए, GEBCO 2019। ये देखिए यहाँ पर तमिलनाडु का ये एरिया है, इसमें जो ये लाइंड पार्ट है यही सी शोर पर यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस हुआ है। इसका आप GEBCO बैथीमेट्री से भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक पोर्ट सिटी थी। इसके स्पष्ट प्रमाण हमें देखने मिल रहे हैं पुम्पुहार में। पूरी की पूरी इस पर बंदरगाह थी। यहाँ पर ABCD इस प्रकार से लिखा है। ये पूरा का पूरा पोर्ट है हमारे एंशिएंट इंडिया का और इसकी डेटिंग 20,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, यानी मेसोपोटामिया और हड़प्पा से भी प्राचीन। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्राचीन सभ्यता का प्रमाण भारत से मिला। शिल्प विद्या का सबसे ज्यादा प्रमाण महाभारत काल से भी पूर्व यदि कोई सभ्यता थी तो वो केवल और केवल वैदिक थी, यानी महाभारत काल से भी 15,000 वर्ष पूर्व द्वापर युग का ये कोई सभ्यता है तो महाभारत से पहले तो केवल केवल वैदिक सभ्यता इस धरती पर चारों ओर फैली हुई थी। तो ये पोर्ट सिटी भी किसी ऐसे राजा की है जो कि आर्य थे और दक्षिण भारत पर राज्य करते थे। तो इस मैप में देखिए जो ये 8th पॉइंट है वो 20,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट एट 125 मीटर डेप्थ, ये शोर लाइन है। यहाँ पर पुम्पुहार का जो सबसे प्राचीन शोर लाइन मिल रहा है 20,000 वर्ष पुराना मिल रहा है। और जो 9th पॉइंट है ये 15,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट है, 110 मीटर डेप्थ।
फिर जो 10th पॉइंट है ये 11,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट इसकी डेटिंग की रही है। फिर उसके बाद ये जो 11th पॉइंट है ये 9,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट इसकी डेटिंग हुई है। फिर ऐसे 8,012 पे, 13 पे 7,000, यानी ये कंटिन्यूसली महाभारत पूर्व 15,000 से महाभारत काल तक ऐसे ये पोर्ट सिटी की परंपरा आई। फिर वहाँ से लेके 2000 वर्ष पूर्व चोल डायनेस्टी तक यही पोर्ट सिटी रही है। परंपरा दर परंपरा हमारी पोर्ट सिटी यहीं पर स्थित थी, इसके प्रमाण मिल रहे हैं। और यही लिखा है, इन कंटिन्यूएशन विद दिस ऑब्जर्वेशंस द प्रेजेंट स्टडी वाज कैरिड आउट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स if any between the present coast and delta A using GEVCO and digitally processed multi-beam echo sounder MBES data. This article describes the detection of a few structures related to Pumpuhar at the depth of 70 to 80 meter under the sea in the delta A region. ये जो delta A region बता रहा है, अब ये इमेज देखिए, ABCDEFGH, ये सबके अंदर यहाँ पर डेल्टा देखा जा रहा है। ये कोई नेचुरल डेल्टा नहीं है, ये पोर्ट सिटी का यहाँ पर स्पष्ट रूप से कंटूर मैप दिया है। अनेक तरीके से इसकी जांच पड़ताल हुई है और ये एक पोर्ट सिटी यहाँ पर सिद्ध हो रही है, आप चित्र में देख सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा दिमाग वाला व्यक्ति यहाँ पर अगर कहेगा कि ये तो नेचुरल है, हम मानेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे भी पढ़ सकता है। एनोमली नंबर 1 में क्या लिखा है, इसका सीधा कंक्लूजन पढ़ लीजिए। All these features indicate that the anomaly number 1 may be a man-made structure. फिर anomaly number 2 भी देख लीजिए। Thus it does not appear to be natural feature and hence must be a man-made ridge-like feature. Anomaly 3 में भी देख लीजिए। Since it was an isolated feature, anomaly number 3 also may not be a natural structure. और अंत में anomaly number 4 भी देख लीजिए। The morphology and the geoposition of anomaly number 4 indicate that this also may not be natural feature. Namaskar. All over the world, there remain several coastal cities, coastal palaces, palatial buildings, and many ports. And the popular amongst them are the Baili in Italy, Paolo Petri in Egypt, Pisa in Italy, Alexandria Palace in Egypt, and Floria in Russia, and several other cities. In the Indian subcontinent too, there are a large number of cities, but amongst them, the Dwarka along the west coast of India and the Bhumbar along the east coast of India have remained as popular coastal cities. The Dwarka was related to Mahabharata and Lord Krishna and mostly of mythological heritage. But Bhumbar was a maritime city, a leading port established by the Chola dynasty around 2000 years ago. And Cholas have used this seaport not only for the intercontinental trade, but also they have conquered the entire Southeast Asian countries from this port. The enigma here is why and when this has become defunct. This we are trying to focus more, for which the advanced technologies are used for all. Locating the Bhumgar, locating the different scattered settlements, then locating the present Bhumgar, the evolution of the Bhumgar, and the defunct regions, etc. But as far as the extinction is concerned, earlier thinking was it was mentioned in Manimegalai and the Silappadigaram Tamil literature that there were annual fair for Lord Indra. Then it was all of a sudden stopped. So the sea goddess became ferocious and they sent the sea waves which has come and engulfed the whole Bhumbar city. How the civilization has grown. Now they are thinking that the Bhumbar is only 2000 years old, but now we feel that the Bhumbar must be more than 20,000 years old. So from 20,000 years to present day, how the social systems were there, how civilization has grown, how people have started living, the entire social cultural evolution of this part of the region is going to be brought out from this project. In fact, just like Indus Valley civilization, and we now think that the landward culture, the human origin has come from Africa and then it has come to India, that is one part. Now from seaward side, probably the sea-based culture has started emerging. So this is going to open up a new history in the evolution of the mankind of this part of the country, or rather probably it may open up a big Pandora box for the whole world. These are the two cities I was telling, the Dwarka in the west coast, that have mentioned much in Mahabharata, and this is the Bhumbar. Interestingly, when we started working with the trial data of the multi-beam echo sounder, we have located the same delta, the 30 kilometers from the harbour-like structure. Now with our further detailed study, we will bring out more information on that. These are all probably the canals along which the ships were moving. These are the parallel canals where the ship turning down and other things. And then there were some bridge-like structures are also seen here. Probably when it was submerging, the people would have made some stone bridge or something like that to reach from Bhumbar 1 to Bhumbar 2. Very encouraging results are coming from here when we used in a very small area the trial data. Now detailed survey is going on. Now we are trying to look for evidences along this area for ancient harbours, small boat anchoring structures which are called as wharfs. Probably it has given a stimuli now that some of the rivers flowing in this path have also flowed towards south
and had a linkage with the Kumari Kandam, or Kumari Kandam, or the that is called as this Lemuria continent. Probably we can extrapolate the similar studies to there, or Ramar Sedu, or much more with this knowledge base we can going for the sunken cities and the submerged cities of India, which can bring out wealth of information about the whole evolution in the last 20,000 years. Thank you. 20,000 वर्ष पूर्व भी इस भारत पर पोर्ट सिटी निर्माण और आर्किटेक्चर का पूरा जान विज्ञान विद्यमान था। कितना आधुनिक और हाईटेक एडवांस्ड शिक्षा व्यवस्था हो सकता है उस सभ्यता का। ये न तो हड़प्पा सभ्यता है न ही मेसोपोटामिया है, क्योंकि ये महाभारत काल से भी बहुत प्राचीन आर्य सभ्यता का प्रमाण है। कोई नहीं बता रहा है आपको, सबसे पहले हम बता रहे हैं। ये जानकारी को हम नहीं उजागर करते तो ये तो ऐसे ही भुला दिया जाता। अब फाइनली हम इसका डिस्कशन एंड कंक्लूजन पार्ट पढ़ लेते हैं। Under anomaly number 1, anomalous contours above it can be surmised that these depressions may be man-made canals. ये मानवीय canals, waterways and the flat-topped topography may be of land for habitation. These lead to the surmise that the anomaly number 1 may be an ancient harbor of Pumpuhar, 11 km long in the north-south direction and 1 to 2 km wide in the east-west direction. कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, एनोमली नंबर 1. The wider canals might have been dug for the movement of bigger vessels and the narrow ones for smaller vessels and boats. यहाँ से नाव ट्रेड करते थे दूसरे देश में, यानी जो भी देश में लोग गए हैं वो भारत से ट्रेड के द्वारा बाहर जाते थे। आर्य लोगों के पास बंदरगाह भी थे, ट्रेडिंग सिस्टम भी था, नाव भी थे, और मनुस्मृति में नाव के सेना भी बताया गया है, जल सेना। तो आगे देख लेते क्या लिखा है। फर्दर कन्फर्म्स दैट इट मस्ट हैव बीन अ हार्बर। ये एक बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह और पोर्ट सिटी मिला है हमारे भारत में। हमारे आर्यों की सभ्यता सबसे उन्नत थी द्वापर काल में, और यहाँ से सब जगह व्यापार होता था और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ये है हमारा इतिहास। फिर इसी के आगे लिखा है द नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट अलाइंड एनोमली नंबर 2 is a ridge with 2 to 3 meter elevation. Its shapeless pattern shows that it is not a natural feature like ancient beach ridges or any other geomorphic features of land ocean interactive dynamics. इसके अंदर 2 से 3 मीटर एलिवेशन मिल रहा है, यानी कोई ना कोई सभ्यता यहाँ पर एक बंदरगाह स्थापित की थी, इस वजह से मिल रहा है। और तब ये पानी में डूबा नहीं था, इस वजह से इसको ये नेचुरल फीचर नहीं बोल रहे हैं कि ये बीच है कुछ है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं जा सकता। ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जो कि पहले बनाया गया था। सो इट मे बी अ मैन मेड सी वॉल बिल्ट टू प्रोटेक्ट द हार्बर फ्रॉम वेव्स एंड स्टॉर्म्स सर्जेस। एनोमली नंबर 3 इज अगेन एन ईस्ट वेस्ट अलाइंड रिज ऑफ 1.5 to 2 मीटर हाइट फ्रॉम द डेल्टा टोपोग्राफी। यहाँ भी कुछ एलिवेशन मिल रहा है, and this is located to the south of the sea wall and southeast of the harbor. Further, there was a near east-west trending submarine ridge south of the harbor. The literal currents of the east coast of India move from south to north during 9 months and towards southerly during the remaining 3 months in a year. These currents, when obstructed by any natural or man-made projections, will dump the sands to the south of such projections, and the deflected components of the current will hit the coast structures located to the north of it and cause erosion as observed in several parts along the east coast of India. तो यही सारी चीज़ों को बताकर वे conclude कर रहे हैं। However, in this case, since anomaly number 3 occurred as a single and isolated feature, जैसा कि आप फिगर 6 में थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। जैसा कि आप फिगर 6 में थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉल्ट इज लेस एंड फर्दर इट हैज एन एलिवेशन ऑफ 2 मीटर, हेंस इट इज अ सी वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय एंशिएंट पीपल टू प्रोटेक्ट द हार्बर फ्रॉम इरोजन। ये यहाँ पर सिद्ध हो गया, ये मैन मेड है और एंशिएंट पीपल्स ने बनाया है। ये एक वेल प्लान्ड सी पोर्ट है, हार्बर है। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द हार्बर फ्रॉम द रीजनल geodynamic perspectives also confirm this, since it is found between the 2 near easterly ridges, one in the south and other in the north. फिगर 6 पॉइंट नंबर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, ये देखिए चित्र में। फिर इसके आगे एनोमली नंबर 4 is a wavy north northwest to south southeast oriented ridge with a height of 2 to 3 meter. Since it connects
डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बिटवीन विच सम डिप्रेशंस आर प्रेजेंट। अर्थात आज से 20,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो पानी का सतह था वो बहुत नीचे था, और ये 2 और 3 मीटर जो इसका एलिवेशन मिल रहा है इसके तो नीचे ही होगा, ये यहाँ पर हमें अनुमान लग रहा है। और समुद्र में जल स्तर बड़ा है, इसी वजह से द्वारिका भी डूब गई है आज से 5,000 वर्ष पूर्व। और ये है 15 से 20,000 वर्ष पूर्व का पूम्पुहार पोर्ट सिटी। इट माइट हैव बीन एन earthen bridge constructed by the ancient people either for regular movement or for shifting towards delta B Pumpuhar 2 when the sea level was rising, and Pumpuhar 1 had started submerging in the east due to rise in sea level. Thus, the study reveals that the 4 anomalies detected from MBES DEM data contours must be related to the ancient harbor and associated structures. This might have been constructed by the ancient people around 11,000 to 15,000 years ago. ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। इसका जो एंशिएंट टेक्स्ट में जो भी वर्णन मिलता है वो आर्य लोगों का मिलता है, ये हमने देख लिया। और इसके आगे ये रिसर्चर भी यही अनुमान दे रहा है। However, an important question before us is whether ancient people, जो ये द्वापर युग के लोग हैं, whether ancient people had the knowledge and technology to construct such establishments. A number of harbors with similar pattern and layout have been located around the world. जो लोग सोचते हैं कि इवोल्यूशन थ्योरी से बौद्धिक विकास बहुत बाद में हुआ है और आज के लोग ही ज्ञान विज्ञान जानते हैं, पहले के लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। आपके सारे पूर्वज कुछ नहीं जानते थे, कुछ ज्ञान विज्ञान नहीं था द्वापर में, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये रिसर्चर भी खुद प्रश्न पूछ रहा है कि सोचिए उस समय पर हार्बर, पोर्ट्स और इतनी सारी कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी नॉलेज किस स्तर का होगा एंशिएंट पीपल्स का, वो भी जो भारत के। तो आप समझ सकते हैं ज्ञान विज्ञान आर्यों के पास अत्यंत प्राचीन काल से था। और जो 17 लाख वर्ष पूर्व की जो राइस हार्वेस्टिंग का जो प्रमाण मिला है तरीपक्कम इंडिया से, वो भी अत्यंत उन्नत स्तर के बौद्धिक मानव सभ्यता का प्रमाण है, भले ही वहाँ पर स्केलेटन्स नहीं मिले हो। और हमारा विज्ञान भी आज से बहुत आगे था और समस्त दुनिया में विज्ञान हमारे आर्य लोगों से लोगों में फैला है। इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से हड़प्पा है। ये रिसर्च पेपर पढ़िए, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ब्रेन सर्जरी इन ब्रॉन्ज एज हड़प्पा। लगभग 4,300 साल पहले ब्रेन सर्जरी के प्रमाण। आप विचार कीजिए मित्रों, भारत में आज से 5,000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी उन्नत विज्ञान थी कि वे ब्रेन सर्जरीज करते थे। अब आप विचार कीजिए कि बिना हॉस्पिटल के ब्रेन सर्जरीज क्या पॉसिबल है? जो ये पोर्ट सिटी आप देख रहे हैं, ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रमाण है। और ये रिसर्च पेपर भी कहती है कि पहले ब्रेन सर्जरीज होती थी हड़प्पा काल में हमारे भारत में। और भी कई सारे रिसर्च पेपर्स छप चुके हैं। आयुर्वेद विद्या इतनी उन्नत थी, ये सब तो कोई प्रचार ही नहीं कर रहा। अभी हम सब जानते हैं कि केन्या की पीएम की डॉटर की आई साइट चली गई थी, उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई उपाय नहीं है कि वापस से वो ऑप्टिक नर्व को रीएक्टिवेट कर सके या ठीक कर सके, जो उसकी आई साइट है वापस से लौटा सके। तो केन्या के पीएम ने अपनी डॉटर को आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को ठीक करने के लिए भेजी और उन्होंने अपने अद्भुत आयुर्वेद विद्या से उनके पुत्री की नेत्र शक्ति वापस लौटा दी, जिसके लिए उन्होंने भारत को थैंक्स किया और पूरे विश्व में आयुर्वेद विद्या का गौरव बढ़ा। ये पोर्ट सिटी भी कोई ऐसे ही नहीं बन गया है, ये सब में विज्ञान लगाया गया है, जैसा कि रिसर्च पेपर में लिखा है। जो लोग महाभारत में वर्णित इतिहास को काल्पनिक कहते हैं, उसके अंदर के अत्याधुनिक विज्ञान को नकारते हैं। हम अपने आर्यवर्त की इतिहास इस सीरीज के द्वारिका वाले वीडियो में स्पष्ट कर देंगे कि महाभारत काल में ज्योतिष काल गणना और विज्ञान किस स्तर का था। आज करोड़ों रुपए लगा करके जो सैटेलाइट से भी हम ठीक वेदर नहीं प्राप्त कर पा रहे, हमारे वैदिक काल में किस स्तर की विद्या और विज्ञान हुआ करता था, इसका प्रमाण भी हम द्वारिका वाली वीडियो में देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे हार्बर्स के नेम दिए हैं जो एंशिएंट काल के हैं। इसी में लिखा है अमॉन्ग दिस द हड़प्पन पोर्ट एंड द नैन मेडल ऑफ शोर एंशिएंट सिटी एंड इट्स ग्रिंडेड लैंड पार्सल्स बाउंडेड बाय वाटर वेव्स टिपिकली रिसेंबल द present harbor identified as anomaly number 1 in the delta general belong to 2,000 to 6,000 years before present. Thus, this technology might have been transferred from Pumpuhar to other parts of the world. पूरे दुनिया में सबसे प्राचीन और सबसे उन्नत पोर्ट सिटी और हार्बर का जो
विद्या है वो भारत से फैला है, ये रिसर्च पेपर ये कह रहा है। पूंपुहार अत्यंत प्राचीन हमारी हार्बर सिटी है और इसकी कंस्ट्रक्शन से ही ये मान रहे हैं कि सब दुनिया में फैला है, चाहे हड़प्पा हो चाहे कहीं भी हो। हमारे भारत से ही ऐसी प्राचीन चीजें निकल रही है और हमें पता ही नहीं है, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं। अतः आप तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर पोर्ट सिटी, हार्बर सिटी मिल रही है तो उसको बनाने के लिए क्या क्या मशीन्स, क्या क्या यंत्र, क्या क्या अत्यंत एडवांस टूल्स हमारे भारत में लोग जानते थे और उसी से तो ये पूरा आर्किटेक्चर बना है। हम पूछना चाहते हैं जिनको नावों के द्वारा ट्रेड करना जानते थे, समुद्र पर हार्बर बांध सकते थे, बंदरगाह बांध दिए। और आज के जो जियोलॉजिस्ट है वो राम सेतु के ऊपर के पत्थर 7000 ईयर्स डेटिंग कर रहे हैं और उसका एकमात्र प्रमाण हमारे रामायण में है। हमारी रामायण वाली वीडियो देख लीजिएगा। जो राम सेतु है उसका निरंतर बार बार उसकी रिपेयरिंग होती थी, उसकी सारी की सारी ज्ञान विज्ञान हमारे भारत में पता था और इसको एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट भी कहा जाता है। उस समय की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत उन्नत स्तर की थी। समुद्र के ऊपर बांध देते थे सेतु, तो उसको बनाने के लिए कैसे कैसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। इसकी आप कल्पना करिए, अनुमान करिए। पत्थर के टूल से ये सब नहीं बनता है। जिसको समस्त ज्ञान विज्ञान नहीं, वो ये सब चीज नहीं कर सकता है। और ये इवोल्यूशन थ्योरी तो एकदम फर्जी है। ये कभी लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि बिना कागज, पेन, विद्या, वेद, शिल्प विद्या और समस्त जो ज्ञान विज्ञान हमारे वेद की शाखा उपशाखा है, लिपि, इन सब के बिना कैसे बंदरगाह बन सकता है। अरे बिना लेखनी के या फिर बिना लिपि के आप डिजाइन क्या एक छोटा सा यज्ञ कुंड भी नहीं बना पाओगे। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन है वहां पर लेखनी, विद्या, भाषा और सभ्यता होगी ही होगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि प्लैंड कंस्ट्रक्शन है, प्लैंड सिटी है, कुछ भी विद्या जनित स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो उसके लिए विद्या है, और विद्या है तो लेखनी इत्यादि सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। लिपि भी है, भाषा भी है, सब कुछ है। यहाँ तक तो रिसर्च पेपर का कार्य हो गया। तो मित्रों यहाँ तक तो आपने देख लिया कि हड़प्पा मेसोपोटामिया से भी प्राचीन पोर्ट सिटी और पूंपुहार सिविलाइजेशन प्राप्त होती है, वो भी आर्यावर्त से, जिसकी डेटिंग 20,000 वर्ष पूर्व तक जाती है। तो मित्रों अब से आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम आपको आर्यों की सभ्यता के अशोकन अंपायर तक का इतिहास संक्षेप में बताने जा रहे हैं। तो जिन भी लोगों को आज तक संदेह था, तो अब हम इतिहास को प्रमाणों से सिद्ध करेंगे। ये विदिशा में 200 ईसा पूर्व का गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देव देवस्य वासुदेवस्य गरुड़ ध्वजे अयम। ये कृष्ण भगवान को समर्पित एक स्मारक गरुड़ स्तंभ था। इसी के पार्ट 2 में देखिए, स्वगम दम छग अप्रमाद, ये पढ़ा गया है। इसको हेमचंद्र राय चौधरी जी ने परखा है और महाभारत के स्त्री पर्व का ये श्लोक स्वीकार किया है। इसमें देखिए, दमस त्यागो प्रमादयश्च, जो ये स्तंभ ही 200 ईसा पूर्व का है, तो महाभारत ग्रंथ इससे भी प्राचीन सिद्ध हुआ। और यहाँ पर यह भी संकेत मिलता है कि उस समय पे लोग प्राकृत भाषा को लोक भाषा मानते थे। कम्युनिकेशन के लिए संस्कृत भाषा बहुत कठिन इन लोगों को प्रतीत होती थी, इसीलिए ये प्राकृत भाषा में बातें करते होंगे और लिखते होंगे। जो कम ज्ञानी हैं वे प्राकृत भाषा में बातें करते थे। और प्राकृत का अर्थ है जो संस्कृत से टूट फूट कर लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे कि अशोक के शिलालेख देखिए, अफगानिस्तान गांधार से 100 ईस्वी पुराने चिलास नामक स्थान से कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ चित्रों में दंड, गदा और चक्र धारण किए हुए श्री कृष्ण या वासुदेव हैं। उन्हीं के साथ हल धारण किए हुए बलराम और बलदेव जी भी है। अब ये शैल चित्र में तो एकदम स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान के हाथ में चक्र और बलराम जी के हाथ में गदा मूसल दिखाया जा रहा है। ये प्राचीनतम मान्यता पूरे विश्व में थी, यानी महाभारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और प्रामाणिक इतिहास माना जा सकता है। ये सब चित्र 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक के मध्य इसकी डेटिंग की गई है। इनमें खरोष्टी लेखों में स्पष्टतः राम अर्थात बलराम और कृष्ण अर्थात बलदेवो। आप ये खरोष्टी लिपि की जो ट्रांसलेशन है वो भी देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान और भगवान बलराम जी का शैल चित्र ईसा पूर्व भी मिल रहा है। अब मैगस्थनीस अपने यात्रा वृतांत में स्पष्ट रूप से लिखता है, सोना खोदने वाली चींटियां भारत में पाई जाती है। यही चीज वो पृष्ठ संख्या 78-79 पर भी लिखता है। फिर यही चीज वो 80 पेज पर भी लिख रहा है। फिर यही चीज यहाँ पर भी वर्णन आ रही है। अब यही चीज
400 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने भी भारत में लिखा है। हेरोडोटस ने लोमड़ियों के आकार की सोने खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है, यानी कोई यंत्र जैसा चीज है। अब ये मेगास्थनीज ब्राह्मणों का ही वर्णन कर रहा है, इसका प्रमाण देखिए। अब कोई कहेगा कि मेगास्थनीज ब्राह्मणों का ही वर्णन कर रहा है, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका भी प्रमाण मिलता है। उसने अपनी इंडिका में ब्राह्मण्स के लिए लिखा है, मृग चर्म और तृण के बिछौने पर बैठते और सोते थे। ब्रह्मचारियों के लिए जिस प्रकार से आता है हमारे आर्ष ग्रंथों में, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया है। वहां वे 37 ईयर्स तक रहते हैं, यानी गुरुकुल व्यवस्था की यहाँ पे वर्णन आ रही है। इस दौरान गंभीर दार्शनिक चर्चाएं करते हैं और मांसाहार तथा विषय सुखों से दूर रहते हैं, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम की वर्णन मिल रही है। इसके उपरांत लगभग 37 वर्ष बाद वे अपनी संपत्ति पर वापस लौटते हैं, यानी दक्षिणा इत्यादि दे करके वे अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब उसके बाद में आगे लिखा है, दे ईट फ्लैश बट नॉट दैट ऑफ एनिमल्स एम्प्लॉयड इन लेबर। ये भी जो यज्ञों में पशु बलि इत्यादि चलता था, उन लोगों के लिए कहा गया है। यानी कुछ ऐसे ब्राह्मण नामधारी लोग भी थे जो वेद विरुद्ध कृत्य भी कर रहे थे। तो ये बौद्धों का वर्णन तो नहीं हो सकता, क्योंकि बौद्ध लोग तो कहते हैं कि हम तो बलि प्रथा इत्यादि के विरोध किए थे। अवश्य ही मत पंथ संप्रदाय ब्राह्मणों का वर्णन है, जैसा कि इतिहास में मिलता है। दे मैरी एज मैनी वाइफ एज दे प्लीज। वे बहुत सारी पत्नियां रखते थे। ये सारी वेद विरुद्ध चीजें महाभारत के बाद में शुरू हो गई थी, इसी का वो जिक्र कर रहा है। अब ये देखिए, मनुस्मृति 3:1 ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन काल षट त्रिंशद लिखा है यहाँ पर, यानी 36 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने की यहाँ पर भी बात आई। जैसा कि मेगास्थनीज भी 37 ईयर्स ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मणों को रखने के लिए कहता है। ये गुरुकुल व्यवस्था की सिद्धि हो रही है, यानी मेगास्थनीज से भी पूर्व में यहाँ पर गुरुकुल चलते थे और मनुस्मृति अनुसार वेदों का पठन पाठन चलता था। अब ये देखिए, 100 ईसा पूर्व इलाहाबाद अजाय बगर से प्राप्त ये टेराकोटा है। इसमें रावण द्वारा सीता हरण का चित्रण किया गया, यानी रामायण की सिद्धि 100 ईसा पूर्व भी हो रही है। अब ये देखिए, ईसा पूर्व 180 के ये सिक्का, इसमें श्री कृष्ण और बलराम का चित्रण स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इनको ग्रीक शासक एगेटोक्लियस ने चलाया था। इन पर ब्राह्मी और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। इसमें आप भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चक्र और बलराम जी के हाथ में हल और मूसल देख सकते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक महापुरुष रूप से लिया जाता था। यही मान्यता पूरे विश्व भर में थी और वैदिक इतिहास पूरे विश्व में था। अब देखिए, मेगास्थनीज से भी लगभग 100 वर्ष पूर्व यूनान के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस मिस्री पुजारियों के संदर्भ से लिखते हैं, देयर हैड बीन 391 जनरेशन बोथ ऑफ किंग एंड हाई प्रीस्ट फ्रॉम मेनोस टू सेथोस एंड दस ही कैलकुलेट्स एट 11,390 ईयर्स। अर्थात मनु से सेथोस तक, अर्थात हेरोडोटस के समय तक 391 पीढ़ियां बीत चुकी थी। इनके मध्य का अंतराल 11,390 वर्ष था। मनु का स्पष्ट रूप से उल्लेख 450 ईसा पूर्व, यानी मनु और मानव धर्म शास्त्र की इतिहास अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में भी मिल रहा है, यानी उससे भी पूर्व के इसके ग्रंथ मानने चाहिए। जो महाभारत ग्रंथ ही प्रमाणिक है, तो महाभारत और रामायण में भी मनुस्मृति का वर्णन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी को आप देखिए, पाणिनि, वररुचि और अष्टाध्यायी की भी प्राचीनता कैसे सिद्ध होती है। भरूच के इस स्तूप पर लगभग 200 ईसा पूर्व एक नकाशी मिलती है, जो कि यवमजकीय जातक से चित्रित किया गया। कनिंघम ने इसको अपने पुस्तक स्तूप ऑफ भरूच में चित्रित किया है। तो ये जातक कथा से है। इस कथा में अष्टाध्यायी वार्तिककार वररुचि, इनका वर्णन मिलता है। वररुचि स्पष्ट रूप से पाणिनि जी के बाद के हुए। अगर 200 ईसा पूर्व भी वररुचि के नाम का जातक चलता था, जो कि बौद्धों ने झूठ मूठ कर रचा है, तो फिर इससे तो उनकी प्राचीनता भी 200 ईसा पूर्व जा रही है। अर्थात अष्टाध्यायी 200 ईसा पूर्व सिद्ध हो रही है। जो वार्तिककार के सूत्रों में पुष्यमित्र इत्यादि शब्द आए हैं, वो उदाहरण रूप में आए हैं, जो कि बाद में आचार्यों ने उसमें मिलाए हैं। मूल पाठ में आपको नहीं मिलेगा। ये सब हमारे ऋषि मुनि महाभारत काल के सिद्ध होते हैं। अब कुछ नवबौद्ध ये भी कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी तो बहुत बाद की है, 10वीं सदी के बाद की है, पाणिनि तो काल्पनिक पात्र है। तो उन मूर्खों को इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक के परिच्छेद 34 में इत्सिंग इसमें लिख रहा है कि यहाँ पर शब्द विद्या जो कि सूत्रों के रूप में है और पाणिनि की रचना है, जो कि प्राचीन काल के एक बहुत बड़े विद्वान थे। और यहाँ पर एक कथा रची गई है, जो कि देवी जैन था। महेश्वर देव उसे सहायता देते थे और उसके 3 नेत्र थे। ये शैव संप्रदाय की बात आई है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से बौद्धों ने जातक कथाएं रची, उसी प्रकार से पौराणिक लोगों ने भी मिथ्या काल्पनिक कथाएं लोक में प्रचारित की थी। पूरे अष्टाध्यायी के सूत्रों में कहीं भी एक भी स्थान पर महेश्वर शब्द नहीं आया है।
यदि पाणिनि जी किसी का भी मत उद्धृत करते थे तो उनका नाम अवश्य देते थे, जो कहते हैं कि 14 प्रत्याहार सूत्र ही माहेश्वर द्वारा दिए गए थे। तो इतनी बड़ी चीज अगर पाणिनि जी ले रहे हैं, अपने समस्त पूरी आधार ही उनका प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहार सूत्र है, फिर भी उन्होंने माहेश्वर का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि अष्टाध्यायी उनकी स्वयं की रचना है और जिन जिनसे उन्होंने सहायता ली थी उनका नाम वे करते हैं और महेश्वर का इससे कोई संबंध नहीं है। आगे हित सिंह काशी का वृत्ति का भी वर्णन करता है, अर्थात अष्टाध्यायी और संस्कृत की प्राचीनता निर्विवाद रूप से, अर्थात नालंदा इत्यादि जो यूनिवर्सिटीज है उसमें भी संस्कृत पढ़ाई जाती थी और संस्कृत की प्राचीनता इन सब यूनिवर्सिटीज से भी पूर्व काल से गुरुकुल व्यवस्था से चली आ रही है। अष्टाध्यायी और संस्कृत सबसे प्राचीन है, यही यहाँ पर सिद्ध होता है। अब ये देखिए मथुरा संग्रहालय में रखा यूप स्तंभ, जो कि भारद्वाज गोत्रीय सामवेदी ब्राह्मण को समर्पित था। यह यूप वाशिष्क प्रथम 107 ईस्वी के काल का है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं यूप और सैक्रिफिशियल पिलर। यहाँ पर देख लीजिए आप सामवेद का वर्णन मिल रहा है, यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व भी वेद थे, वेदों को नवीन नहीं सिद्ध किया जा सकता। अब देखिए त्रिपिटक में अथर्वण शब्द वेदों का प्रमाण। ये देखिए विनय समुक्कस अर्थात तुवटक सूत, इसमें स्पष्ट रूप से आप अथब्बन शब्द देख सकते हैं। इसमें अथब्बन शब्द का अर्थ अथर्वेद है, जो कि पाली भाषा में अथब्बनम कर दिया है। पाली के भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र के 9वें पद्य में मिलता है। इसमें आप स्पष्ट रूप से अर्थ में देख सकते हैं रियु वेव, जौ वेय, साम वेय, अथर्वणीय वेय, चारों वेदों का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। अब अथर्वण शब्द वेदों में किस प्रकार से आया है, ये देखिए। ये सब प्रमाणों में अथर्वण शब्द आया है। इससे सिद्ध हुआ कि बुद्ध से भी पूर्व वेद इत्यादि थे और वेद मंत्रों के ही शब्द लेकर के बुद्ध के त्रिपिटक में शब्द आए हैं। 400 BCE से 200 BCE तक की ये सिक्के मिले हैं, जिसमें हल और मूसल लिए बलराम जी की आकृति आई है और ये पात्र केवल और केवल महाभारत में मिलते हैं, अन्य कहीं नहीं। अब ये देखिए 200 ईसा पूर्व प्राचीन ये श्री बलराम और श्री कृष्ण की आकृति अंकित सिक्के। हमारे आर्यावर्त में प्राचीन काल से हमारे महापुरुषों के सिक्के चला करते थे, जिस प्रकार से आज एम्ब्लेम के सिक्के चलते हैं। ये सिक्के मिलना भी वैदिक इतिहास को अत्यंत प्राचीन सिद्ध करता है। अब देखिए ये भी सारे पंचमार्ग सिक्के हैं। 400 से 300 ईसा पूर्व प्राचीन ये सिक्के देवेंद्र हांडा जी ने विवरण दिया है। इसमें चक्र सहित वासुदेव है और गरुड़ का भी अंकन मिल रहा है। के वृष्णि गणों के ही है, जो कि प्राचीन काल से श्री कृष्ण और बलराम को अपना पूर्वज मानती थी, उनका सम्मान करती थी। उन्हीं के अस्त्रों के चिन्ह अपने सिक्कों पर अंकित करते थे। इससे भी महाभारत का जो काल है इससे प्राचीन सिद्ध होता है। अब ऐसे ही हल और चक्र अंकित ईसा पूर्व के सिक्के देखिए, और ये भी भ्रम नहीं रखना चाहिए कि हर टायर, गोल, व्हील जैसे दिखने वाले आकार की जो भी चीज दिखे वो धम्म चक्र ही है। ये सारी बकवास यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके संगति उससे लगती ही नहीं है। अब ये प्रमाण देखिए, पाइथागोरस को विश्व में पाइथागोरियन थ्योरम से जाना जाता है। वास्तव में वो बोधायन थ्योरम है और हम ही लोगों से सीख करके पाइथागोरस ने अपने नाम से उसे विदेशों में फैलाया। वास्तव में ग्रीक दर्शन और भारतीय दर्शन में बहुत सी समानताएं हैं। पाइथागोरस भी भारत में रहने वाले आर्य लोगों की मान्यताओं को मानता था। ये देखिए श्री कोलब्रुक ने अपनी पुस्तक में ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस और वैदिक दर्शनों के मध्य में समानताएं किस प्रकार से दिखाई है, आप पढ़ सकते हैं। पुनर्जन्म इत्यादि सब कुछ मानता था, अर्थात इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये मान्यताएं इसने ब्राह्मणों से ही सीखी थी। अब ये देखिए यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया भी स्वयं कहता है पाइथागोरस वाज अ हियर ऑफ द गैलेटी एंड द ब्राह्मण्स, अर्थात पाइथागोरस ब्राह्मणों और गलातियों का श्रोता था, यानी उनसे सीखता था। ब्राह्मणों से सीख करके इसने अपने देश में सारी विद्याएं फैलाई। यही एपिलियस भी कहता है कि ब्राह्मणों से पाइथागोरस ने सीखा, अर्थात ब्राह्मण जो है वो पाइथागोरस से भी प्राचीन सिद्ध हो रहे हैं। और बौद्धों में तो मैथमेटिक्स इत्यादि कुछ पढ़ा ही नहीं जाता है। इस वजह से सारी विद्या ब्राह्मणों ने अर्जित की थी और सारी यूनिवर्सिटीज भी ब्राह्मणों की है, न कि बौद्धों की। तो यहाँ पर 500 BCE में पाइथागोरस से भी पूर्व में हमने ब्राह्मणों की सिद्धि कर दी। अब ये देखिए मितानी साम्राज्य के 10 रथ, जिसके लिए यहाँ पे तसरथ आया है। इनके संधि पत्र का प्रमाण है ये, जो कि मृण पट्टिका पर लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखा है। इससे रामायण और वैदिक इतिहास, संस्कृत भाषा, आर्य, ब्राह्मण सब प्राचीन सिद्ध हो गए। ये सब भी मितानियों ने हमारे वैदिक लोगों से और वैदिक ग्रंथों से नाम लिए हैं। आप स्क्रीन पर देखते चलिए। अब ये अभिलेख देखिए मित्रों, ये SR राव की पुस्तक जर्नल ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी में छपी लेख उकेरा गया है। इसकी लिपि हड़प्पा के बाद और अशोक की ब्राह्मी लिपि से पूर्व की बताई गई, अर्थात बुद्ध से भी पूर्व का प्रमाण बेट द्वारका से प्राप्त यह सिक्का। इस पर की लिपि इस प्रकार से पहचान की गई है, महाकच्छ शाहप। इस पर SR राव ने लिखा है, शाह शब्द फारसी का है, परंतु जो महाकच्छ शब्द जो है वो संस्कृत का है।
यानी संस्कृत की प्राचीनता इससे सिद्ध हो रही है। इसका अर्थ है कच्छ प्रदेश का महाराज। तो इसका वर्णन भी अष्टाध्यायी में है, कच्छादिभ्यश्च। और ये महाभारत कालीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी। महाभारत के बाद ही ऋषियों ने अनेक ग्रंथ रचे। अब देखिए इसी जर्नल के आगे पेज में लिखा है कि द्वारिका के लोग संस्कृत भाषा में बात करते थे। अब इस पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि पर्शियन भाषा का संस्कृत के साथ क्यों प्रयोग आया है। कि आजकल देखिए हिंदी के साथ हम अंग्रेजी के शब्दों के भी काफी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जब द्वारिका से फारस इत्यादि के लोगों के ट्रेड्स होते थे, आवाजाही होती थी, तो उनके भी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता था। 1500 ईसा पूर्व संस्कृत मिक्स्ड पर्शियन इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। ये SR राव की जर्नल से हम प्रमाण दे रहे हैं। अब ये देखिए कूर्म पुराण के 45वें अध्याय का ये चित्र है। पारसी लोग यहाँ बसे थे तो वे अपने शब्द भी प्रयोग करेंगे ही। महाभारत में भी मिलता है कि जब राजसूय यज्ञ होता है तो समस्त भूमंडल के राजा वहां पर आए थे। और देखिए संस्कृत को सबसे परफेक्ट और सबसे वैज्ञानिक भाषा पूरी दुनिया मानती है। पूरे दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सब के सब संस्कृत से निकली है। जैसे मदर ऑफ द लैंग्वेज कहने में भी कोई संदेह नहीं रह जाता है। इसी वजह से जो संस्कृत बोलते थे वे विद्वानों के लक्षण में आएंगे, और जो संस्कृत नहीं बोलते थे वो कम विद्वान यानी कम पढ़े लिखे के कैटेगरी वाले हैं। समस्त विश्व में आर्यवर्त से विद्या का प्रचार प्रसार होता और आर्यवर्त के बाहर उतना विद्या का प्रचार नहीं हुआ था। इसी वजह से उनकी भाषाओं में विकृतियां आ गई थी। यहाँ मूल भाषा संस्कृत सिद्ध होता है क्योंकि जो विकृत है वो मूल से ही विकृत होगी, और उस समय संस्कृत की एग्जिस्टेंस 1500 ईसा पूर्व यहाँ हमें देखने मिल रही है। तो यही सिद्ध होता है कि यहाँ पर विदेशी लोग भी रहते थे, पारसी इत्यादि, और ग्रीक्स भी बसे हुए थे, जैसा कि मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। इतना जानना चाहिए। आगे देखिए। अब देखिए इसी बुक में बेट द्वारिका से ये हड़प्पन सील्स भी मिली है, यानी इसका कनेक्शन हड़प्पा से था। और द्वारिका का कनेक्शन अगर कृष्ण भगवान से है तो हड़प्पा भी महाभारत से संबंध रखता है और वैदिक इतिहास सिद्ध होता है। सिंध प्रांत का राजा सिंधु नरेश जयद्रथ था महाभारत के काल में। हो सकता है उसी के बाद का ये प्रियेष्ट का जो मूर्ति मिला है ये वहाँ का राजा हो, तो उसके वैदिक इतिहास होने में भी पलड़ा भारी है। इस सील से यही सिद्ध होता है कि हड़प्पा की मान्यता बेट द्वारिका के काल तक चली आ रही थी। और बेट द्वारिका का डेटिंग 15th सेंचुरी BCE किया है जर्नल ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी में SR राव जी ने। अब ये देखिए बेट द्वारिका से ही कुछ शंख प्राप्त हुए हैं जिसकी कार्बन डेटिंग के आधार पर 1800 से 1600 ईसा पूर्व व प्रोटो हिस्टोरिक काल से हिस्टोरिक काल का बताया गया है। ये करंट साइंस का जर्नल में भी पब्लिश हुआ है। ये इसकी रिसर्च पेपर है एंशिएंट शेल इंडस्ट्री एट बेट द्वारिका आइलैंड। ये रिसर्च पेपर आप स्वयं डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और विधर्मियों को उत्तर दे सकते हैं। अब ये टेबल देखिए कार्बन C14 की डेटिंग से 3830 से 3640 ईयर्स कैलिब्रेट किया है, और ये सब डेकोरेशन के काम के हैं। यही चीज हड़प्पा में मिलती है, और शेल्स पर कार्विंग इत्यादि तो 5-5 लाख वर्ष पूर्व के भी प्रमाण मिले हैं। अतः ये केवल और केवल वैदिक मान्यता के अंदर आता है, और मेगास्थनीज भी इसको भारत में विवरण करता है, जो कि वैदिक लोगों से ही आज तक चला आया है। अब ये देखिए मित्रों, बेट द्वारिका से कॉपर फिश हुक मिला है। इससे यही मान्यता सिद्ध होती है कि उस समय पे मछुआरे लोग थे। जिस प्रकार से महाभारत में वर्णन मिलता है कि उस समय पे कुछ मांसाहारी और मछली पकड़ने वाली प्रथा भी चल चुकी थी। सत्यवती जी को मछुआरों के कुल की कहा जाता था। अर्थात एक कड़ी महाभारत की इतिहास को सिद्ध करती है, और वही परंपरा विकृत होने के कारण, क्योंकि महाभारत के 1000 वर्ष पूर्व ही विकृतियां आना आरंभ हो गई थी। क्योंकि जब दुर्योधन जैसे विधर्मी लोग राजा बनते हैं और अधर्मियों का शासन काल होता है तथा भारत में म्लेच्छों की भी प्रथाएं दस्तक दे चुकी थी, तो ये सारी विकृतियां आना तो संभव ही था। तो इसी के लिए ये फिशिंग हुक मिला है, और इसका सीधा वर्णन महाभारत में मिलता है, फिर मेगास्थनीज की इंडिका में भी मिलता है। वहीं बेट द्वारिका का प्रमाण से भी इतिहास स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रहा है। अब ये देखिए एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है SR राव द्वारा। मरीन आर्कियोलॉजी में इसको लिखा है महागच्छ शाहपा या महाकच्छ शाहप। इसका अर्थ क्या है? सी और सी गॉड, किंग और रूलर प्रोटेक्ट, जिसका अर्थ समुद्र के महाराज कर सकते हैं। SR राव जी ने इसी लेख को राइटिंग लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑफ द हड़प्पन्स एंड इंडो आर्यंस में भी बताया है। ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए शूलगव यंज का अंकन, वृषभ और यूप, विदर्भ 200 ईसा पूर्व का। इसमें स्वस्तिक का भी प्रमाण आप देख सकते हैं। यज और स्वस्तिक एक साथ मिलना वैदिक संस्कृति का प्रमाण है। अब ये देखिए गांधार के बौद्ध स्तूप से ये यज्ञ का प्रमाण, तक्षशिला से यज्ञ का प्रमाण। यहाँ पर ये व्यक्ति यज्ञ करता हुआ दिखाया गया है। यानी वैदिक संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, बौद्ध तो नवीन है। ये देखिए सातवाहनों का यज्ञ करने का प्रमाण। नागनिका ने बहुत सारे यज्ञ किए थे और ये महाराष्ट्र में आता है। यहाँ पर देखिए ये 100 ईसा पूर्वी यज्ञ के प्रमाण है।
यहाँ पर कुछ और अश्वमेध इत्यादि यज्ञों के प्रमाण है। अब ये देखिए कौशाम्बी से प्राप्त यजुर्वेदी एक श्रौत सूत्र से संबंधित वेदिका है। आर्कियोलॉजिस्ट G.R. शर्मा ने 1957 से 59 दौरान कौशाम्बी में उत्खनन कार्य किया। इसमें उनको पक्षी के आकार की वेदिका दिखी, उसके साथ कुछ वस्तुएं, पशुओं और मानव हड्डियों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। इसको उन्होंने शयन चिति के रूप में तथा पुरुष मेध यज्ञ क्रिया का होना माना। ये वेदों में आए नर मेध, गो मेध इत्यादि के गलत अर्थ करके वैदिक मत में ही विकृतियां आकर के ऐसे यज्ञ किया करते थे। ये मत का उद्देश्य तो वैदिक धर्म का ही नियम पालन करना था, परंतु वेद का ठीक ठाक ज्ञान न होने से भ्रांति पूर्वक वाम मार्ग चलाने लगे। ये उन्हीं के प्रमाण है, क्योंकि अन्यत्र वेदों में ही हिंसा इत्यादि मना किया गया है, उसकी संगति यहाँ पर न लगा करके गलत अर्थ करके शाक्त परंपरा वाले लोगों ने चलाया है। ये शयन चीति का बोधायन शुल्ब सूत्र में स्पष्ट वर्णन मिलता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शयन पक्षी का वैदिक ग्रंथों में अनेक जगह प्रमाण मिलता है। इसी स्थान से ऊखा पात्र, सीनी वाली देवी टेराकोटा, लौह की सर्पाकार आकृति, कछुए के खोल भी प्राप्त हुए हैं। ये सब कुरीतियां हड़प्पा काल में भी मिलती है और महाभारत में भी अनेक जगह पे बलि प्रथा का विरोध मिलता है, यानी उस समय भी कुछ लोग ऐसे करते थे जो श्रौत याग इत्यादि के अर्थ के अनर्थ करके मिथ्या परंपराएं चलाते थे। ये वो लोग हैं जिस प्रकार से जरासंध नरमेध कर रहा था, ये सब शाक्त लोग वही नरमेध की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब मतों का आदि शंकराचार्य जी ने बहुत खंडन किया है। अब ये ऊखा पात्र देखिए और ये देखिए कात्यायन श्रौत सूत्र में ऊखा पात्र का उल्लेख, अर्थात ये वैदिक ग्रंथों से ही लिया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ शाक्त परंपरा की कुछ देवियों की मूर्तियां भी हैं। इन सब का खंडन ब्रह्म सूत्र और महाभारत इत्यादि ग्रंथों में पर्याप्त मिलता है। ये सब मान्यताएं वेदों से विपरीत लोगों ने चलाए हैं। अब आगे देखिए, अब ये देखिए हड़प्पा कालीन यजुर्वेदियां। ये लोथल से प्राप्त यजुर्वेदी मिली है। यज्ञ केवल और केवल वैदिक मतानुयायी करते थे। अब ये देखिए कालीबंगा से प्राप्त यजुर्वेदी, इसे कुछ नवबौद्ध चूल्हा कहते हैं। देखिए चूल्हा में कभी भी चौकोर आकार नहीं होता है, एक साइड होता है जिसमें से लकड़ी डाला जाता है। एक यजुर्वेदी चौकोर होती है, इसीलिए ये यज्ञानुष्ठान के लिए, श्रौत याग आदि परफॉर्म करने के लिए ये यजुर्वेदी ही सिद्ध होती है। इसमें पशु अस्थियां भी मिली है, जिससे पशु याग या हिंसक यज्ञ की ओर इशारा मिलता है। ये भी वेदों के गलत अर्थ करके कुछ लोगों ने चलाए हैं, परंतु इससे यज्ञ और वेद मत सिद्ध होता है, जो कि पशु याग का विकृत रूप अगर हड़प्पा में मिल रहा है तो पशु याग का सात्विक वैदिक मत तो इससे भी प्राचीन होगा, यही सिद्ध होता है। अब ये देखिए मित्रों, राखी गढ़ी से प्राप्त यजुर्वेदी। अब ये एरण की ताम्र पाषाण संस्कृति में यजुर्वेदी देखिए, ये बाणावली से प्राप्त यजुर्वेदी देखिए। हड़प्पा कालीन इस स्थल पर अग्निहोत्र मंदिर हुआ करते थे, यानी मंदिर में यज्ञ आदि होते थे। सब बुद्ध से पूर्व की है। पहले के काल में यज्ञ से अग्निहोत्र इत्यादि हवन किया करते थे, बड़े बड़े श्रौत याग होते थे। आज हिंदू समाज ने पूरी तरीके से यज्ञ को त्याग दिया है। द्विजों और गृहस्थों को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिसे आज हिंदू समाज ने पूरी तरह से त्याग दिया है। यदि हमें वेदों की ओर लौटना है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, अपने इतिहास को देख करके पालन करना चाहिए। संध्या यज्ञ हवन अपने दैनिक आचरण में लाना चाहिए। देखो भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, संध्या किया करते थे। इतिहास में भी यही मिलता है और हमने इसे छोड़ दिया। अब आगे देखिए, अब ये देखिए सांची की चित्रावली में स्पष्ट रूप से आप हवन देख सकते हैं। इस चित्र में बुद्ध काश्यप जाटिलों के अग्नि मंदिर में जाते हैं। वहाँ एक नाग मिलता है जिसे बुद्ध अग्नि स्तंभ बनकर रोक रहे हैं। ऐसे ही शिव पुराण आदि में शिव जी के लिए भी अग्नि स्तंभ रूप में कथा आती है। एक तरफ पर्ण कुटिया से दूसरा जाटिल अग्निहोत्र कर रहा है। एक और दूसरा चित्र इस प्रकार है, इसमें भी आप अग्निहोत्र के स्पष्ट रूप से चित्र देख सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हड़प्पा में जो भी यज्ञ कुंड मिले हैं वो तो चूल्हे हैं, यहाँ पर बौद्धों के स्तूपों पर ही यज्ञ कुंड, अग्निहोत्र इत्यादि के प्रमाण मिल रहे हैं। अब ये देखिए अशोक का गिरनार का अभिलेख देवनागरी लिप्यंतर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से अशोक द्वारा जीव मारकर हवन न किया जाए ऐसा वर्णन मिल रहा है। इधर न कीची जीवम आरभिता प्रजोहितव्यम। इससे सिद्ध हो गया कि प्राचीन काल में जो भी यज्ञ कुंड इत्यादि मिल रहे हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही किए जाते थे और इससे भी हड़प्पा इत्यादि सब वैदिक सिद्ध होती है। अब ये देखिए सुमेरियन सिविलाइजेशन में भी वैदिक संस्कृति के प्रमाण। ये देखिए आर्यन सुमेर एफिनिटीज ऑफ काशी लैंग्वेज, यहाँ पर सूर्य, मरुत। अब ये देखिए इंद्र, जनक, नहुष इत्यादि नाम, अर्थात ये शब्द संस्कृत के होने से और हमारे महापुरुषों के नाम ही ये सुमेरियंस प्रयोग करते थे अपने
राजा प्रयोग करते थे, इससे सिद्ध है कि इनसे पूर्व ये सारे नाम संस्कृत और महापुरुषों के हुए हैं, जो कि केवल और केवल वैदिक इतिहास में मिलते हैं। सुमेरियन से पहले वैदिक इतिहास ही मिलता है पूरे भूमंडल पर, और ये सब राज्य के लोग महाभारत में राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ में पधारे थे। इसी से महाभारत और रामायण के पात्र भी इनसे पूर्व सिद्ध हो रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों के यश और गौरव गान से प्रेरित होकर इन लोगों ने अपने राजाओं के नाम भी उन पर रखे हैं। अब ये देखिए, डेरियस वन जो कि बुद्ध के समकालीन था, उसका पिता ईरान से भारत आकर यज्ञ आदि ब्राह्मणों से सीखा था, ऐसा रोमन इतिहासकार कहते हैं। आप प्रमाण स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेरियस वास्तव में पारसी था और यज्ञ की संस्कृति हमारी और उनमें लगभग समान ही मिलती है। कुछ मूर्ख लोग महाभारत में यवन शब्द से महाभारत को यवनों के बाद सिद्ध करते हैं, जबकि यवन शब्द प्राचीन स्थानवाचक है, न कि किसी राजा या फिर जातिवाचक। ये लोग आर्य और असुरों को अपना पूर्वज मानते थे, अतः यवन हो या फिर पाटलिपुत्र, ये सब राज्य प्राचीन राज्य है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट नवीन दिखाने का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वास्तव में पाली पहले खाली बोली थी, व्याकरण बाद में कच्चान ने पाणिनि की नकल मारकर बनाया था, जो कि ज्यादा से ज्यादा 5वीं सदी के बाद ही मिलती है। इनका पाली व्याकरण का नामो निशान नहीं था। इनसे मांगे प्रमाण अशोक के काल का व्याकरण का प्रमाण। अशोक के खुद शब्द व्याकरण भिन्न संस्कृत के ही अपभ्रंश प्राकृत भाषा यानी लोक भाषा में थे, कोई पाली वाली नहीं थी। इनका कितना भी बड़ा पाली व्याकरण का पंडित मान लीजिए, लेखक मान लीजिए, किसी ने भी कोई सूत्र, जैसे हम अष्टाध्यायी के सूत्रों से अर्थ करते हैं, नियम होते हैं व्याकरण के, परंतु इनका व्याकरण का कहीं कोई प्रयोग ही नहीं मिलता है। जबकि इनका इत्सिंग इत्यादि सब वर्णन करते हैं संस्कृत अत्यंत प्राचीन भाषा, और उसके ऊपर टीकाएं भी सबसे प्राचीन मिलती है। ये सब हमारे पाणिनीय अष्टाध्यायी की ही नकल मार मार के पाली की व्याकरण बनाए इन लोगों ने। ये देखिए, पूरा पाणिनि जैसे गण विभाग पूरा कॉपी पेस्ट मारा इन लोगों ने। अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द और धर्म, धम्र ऐसे शब्द मिलते हैं, यानी रेफ का वहाँ पर प्रयोग मिलता है। अब रेफ कैसे आ गया? जब आपका धम्म लिपि है तो अवश्य ही ये मूल धर्म शब्द से अपभ्रंश होकर के बना है। जो कहो कि ऐसा कोई शब्द ही नहीं था, ये तो बाद में ब्राह्मण आए तब जाके ले आए। तो धनदेव के ईसा पूर्व शिलालेख में स्पष्ट रूप से धर्म शब्द आया है। वहाँ पे लिखा है धर्म राज्य। इससे सिद्ध है कि अशोक के काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन संस्कृत भाषा भी थी। सम्राट अशोक ने लोक भाषा में अभिलेख खुदवाए। संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा कहलाती है। सम्राट अशोक के कोई भी अभिलेख पाली में नहीं है, जबकि उसका कोई व्याकरण ही नहीं है। ये तो लोक भाषा में मिली है, जो कि संस्कृत से अपभ्रंश होकर के सामान्य जनमानस के लिए उकेरे गए हैं। सम्राट अशोक सेक्युलर थे। उनके अभिलेखों पर स्पष्ट रूप से मिलता है कि वे सभी मतपंथ संप्रदायों को एक साथ ला करके और वृद्धि करना चाहते थे। बुद्ध जी भी कोई नया मतपंथ नहीं लाना चाहते थे। स्वयं महात्मा बुद्ध ने कोई नया मत नहीं चलाया था। वे भी ब्राह्मणों इत्यादि का सम्मान करते थे, और ये सब अशोक के बाद में नव बौद्धों ने चलाया है। पहले के ब्राह्मण बौद्धों को शिक्षा दिया करते थे, उन्हें अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने पढ़ाने की भी अवसर प्रदान करते थे। ये इत्सिंग आदि जो यात्री आए हैं, वे नालंदा आदि में संस्कृत में ग्रंथों को प्राप्त किए थे। अब ये देखिए मित्रों, अशोक के जूनागढ़ के 13वें शिलालेख में स्पष्ट रूप से वेद शब्द आया है। जो लोग वेद को आज से 500 साल पहले का कहते हैं, अशोक के शिलालेखों में वेद शब्द का मिलना वेदों की अत्यंत प्राचीनता को सिद्ध करता है। इस शिलालेख को पीटर पीटरसन नामक इतिहासकार और लिपियों शिलालेखों की ज्यादा ने अपनी पुस्तक प्राकृत एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में पेज नंबर 44 में दिया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद ये कर रहे हैं, द रूलिंग ऑफ द वेदास एंड द अंगास इज गुड, अर्थात वेद और उसके अंग यानी वेदांग का स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल रहा है। और क्या आया है? वेदों और उसके अंगों के आदेश अच्छे हैं। वेदों की प्रशंसा कर रहा है अशोक। अशोक वास्तव में सेक्युलर था। वो सभी के सभी मतपंथ संप्रदायों में से जो सार धर्म है वो ग्रहण करता था और उसी का प्रचार प्रसार करता था। बाद में बौद्धों ने उन पर अपना कॉपीराइट मार लिया और झूठा झूठा इतिहास लिख लिख कर उनको भी कलंकित किया और महात्मा बुद्ध को भी कलंकित किया। खैर, हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। अब ये देखिए मित्रों, कालसी के चट्टानों पर खुदा हुआ प्रथम अशोक का शिलालेख। इसमें भी वो लिखता है, यहाँ मेरे राज्य में कोई जीव मारकर होम न किया जाए। और ये चतुर्थ शिलालेख में अतीत काल में कई सौ वर्षों से प्राणियों का वध, जीवों की हिंसा, बंधुओं का अनादर तथा श्रमणों और ब्राह्मणों का अनादर बढ़ता ही गया। यहाँ श्रमण से परिव्राजक, सन्यासी और तपस्वी अर्थ है, जो कि कमंडल इत्यादि लेकर के घूमते थे। ये बौद्धों के लिए श्रमण नहीं आया है। यहाँ पर भी ब्राह्मण और यज्ञ इत्यादि का वर्णन स्पष्ट रूप से मिल रहा है। अशोक ने यहाँ पर यज्ञ करने का विरोध नहीं किया है, यज्ञ में हिंसा न करें इसका विरोध किया है। और वेद वेदांगों को वो अच्छा भी कहता था, यानी वेदों का अर्थ गलत करके लोगों ने मतपंथ संप्रदाय चलाए हैं। अब ये देखिए मित्रों, बौद्धों के त्रिपिटक में सुंदरिक सुत्त, यहाँ पर यज्ञोपवीत का वर्णन स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है,
यज्ञोपनीतो तमुपहवेयेत, अर्थात तुम यज्ञोपवीत का आह्वान करो। यहाँ बुद्ध द्वारा यज्ञोपवीत का आह्वान करवाने से सिद्ध है कि उस काल में वेद, ब्राह्मण और यज्ञोपवीत संस्कार आदि परंपराएं थी। ये आप अनुवाद में भी पढ़ सकते हैं। तो यह सिद्ध होता है कि बुद्ध से पूर्व वैदिक मत था। अब आप ब्राह्मणों और वेद इत्यादि मत का इतिहास देखिए। ये अशोक का अभिलेख है। इसमें स्पष्ट रूप से आप ब्राह्मण शब्द देख सकते हैं, अर्थात अशोक के काल में भी ब्राह्मण थे और इससे पूर्व में भी ब्राह्मण होंगे। अब ये देखिए, अशोक से पूर्व मेगास्थनीज यहाँ पे भारत में आया। यहाँ पर भी आप स्पष्ट रूप से ब्राह्मण शब्द देख सकते हो। ये ब्राह्मणों को ही मेगास्थनीज ने अपने भाषा में ब्राह्मण लिखा है। जो लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं लिखा है, वे स्वयं मेगास्थनीज के भिन्न भिन्न नामों से पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं। अतः ये सिद्ध होता है कि ये ब्राह्मणों के लिए ही यहाँ पर प्रयोग हुआ है और ब्राह्मण मेगास्थनीज के काल में भी थे और उससे प्राचीन भी है। अब ये त्रिपिटक का प्रमाण देखिए, यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों का नाम आया है, अर्थात बुद्ध से भी पूर्व में ब्राह्मण यहाँ पर रहते थे। अरे ये लोगों ने निर्वाण शब्द भी महाभारत की गीता से लिया है। हमारे ही वर्णन इनके ग्रंथों में मिलते, परंतु इनके ग्रंथों के या परंपरा के लेश मात्र वर्णन हमारे किसी भी आर्ष शास्त्र में नहीं मिलते। तो मित्रों, अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि हमारे आर्यवर्त के इतिहास में 20,000 वर्ष पूर्व से अशोक काल पर्यंत ये भूमि पर आर्य निवास करते थे और वही है आर्यवर्त के मूल निवासी, तो इन्हीं सब प्रमाणों के आधार से हम अब अधिकरण समस्थिति के सिद्धांत से ये सिद्ध करेंगे कि भीमबेटका में भी आर्य लोग निवास करते थे और सारी पेंटिंग्स आर्यों द्वारा निर्मित की गई है। देखिए मित्रों, सबसे पहले इतिहास केवल हमारा आर्यों का मिलता है और सभी जो मतपंथ संप्रदाय बाद के लोग प्रचलित हुए हैं उन सब के भी ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण, आर्य सभ्यता यही सब मिलता है। इससे सिद्ध है कि इनसे पूर्व केवल आर्यों का इतिहास था। कोई मतपंथ संप्रदाय नहीं था, केवल आर्य ही थे। केवल एक मत था जो कि वैदिक मत था। ये देखिए, भीमबेटका के केव्स पर हाथियों पर सवारी, ये युद्ध का वर्णन किया जा रहा है। हमारे सारे इतिहास ग्रंथों में हाथी के ऊपर बैठ करके युद्ध किया जाता था और घोड़ों आदि से व्यूह रचना बनाकर युद्ध करने की भी इतिहास हमारे आर्य लोगों का ही है। यहाँ आप देख सकते कि सेना जा रही है और कुछ लोग यहाँ पे नगाड़े बजा रहे हैं और कुछ लोगों ने धनुष तीर धारण किया हुआ है। अब ये चित्र देखिए, घोड़ों पर कोई युद्ध के लिए जाते हुए सेना दिख रही है। इस चित्र में भी देख सकते हैं कि 2 लोग धनुष धारण किए हुए हैं। तो ये सारे चित्र एक युद्ध को दर्शा रहे हैं। ये चित्र देखिए, इसमें एक घोड़े को एक व्यक्ति लेके जा रहा है जिसके हाथ में लगाम भी देखी जा सकती है। अब ये चित्र देखिए, इसमें इन दोनों चित्रों में ऐसा प्रतीत होता है कि इनके हाथ में मुद्गल है और वे व्यायाम कर रहे हैं, बैठक लगा रहे हैं। ऐसा लगता है ये सैनिक हो जो व्यायाम इत्यादि की अभ्यास कर रहे हैं। अब ये पेंटिंग देखिए मित्रों, इसे ये लोग बोर्ड गेम कह रहे हैं, परंतु ये स्पष्ट रूप से द्यूत क्रीड़ा या कहें चौपर, चौसर या पच्चीसी जो कहते हैं, इंग्लिश में इसको लूडो कहते हैं, ये वही चित्रित किया गया है। हम सब जानते हैं कि महाभारत इत्यादि में शकुनी और पांडवों का द्यूत क्रीड़ा हुआ था और द्यूत का खेल बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सामान्य लोग भी इसे खेलते थे और कुछ लोग जुआ इत्यादि में प्रयोग करते थे। इसमें साफ देख सकते हैं इसकी पूरी डिजाइन द्यूत को ही दर्शा रही है और यहाँ पर उसकी जो मोहरें हैं वो भी देखी जा सकती है। अब ये भी कोई खेल का ही दृश्यांकन पेंटिंग में किया गया है। तो भीमबेटका से भी सिद्ध हो गया कि वैदिक सभ्यता अत्यंत प्राचीन है और जैसा इतिहास हमारे ग्रंथों में मिलता है हूबहू उसी से संबंधित चीजें आर्कियोलॉजी इत्यादि में मिल रही है। अतः आर्यों का ही इतिहास मौलिक और प्रामाणिक माना जाना चाहिए। ये हमारा अधिकरण समस्थिति से सिद्धांत है। तो इसी के साथ मित्रों हम अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आशा है आज आपको आर्यों के इतिहास के विषय में काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मित्रों हमारा यही निवेदन है कि आप इस जानकारी को अपने सभी मित्रों तक फैलाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आर्यावर्त की इतिहास की ये सीरीज चलती रहेगी और सारे भ्रांतियों का निवारण इस चैनल के द्वारा होगा। तो इसी के साथ मित्रों आप सभी को नमस्ते जी।